और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात हम रमेश पोखरियाल निशंक की कर रहे थे, जहां उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया है। शिक्षा मंत्री के पद से निशंक ने इस्तीफा दिया। हरिद्वार से सांसद है रमेश पोखरियाल निशंक और उन्होंने इस्तीफा अब दे दिया है। शिक्षा मंत्री के पद से निशंक ने इस्तीफा दिया, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिर रमेश पोखरियाल निशंक के जगह किसे मंत्री बनाया जाएगा, किसे ये जिम्मेदारी दी जाएगी, किसे मौका मिलेगा। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो शिक्षा मंत्री के पद से निशंक ने इस्तीफा दिया है। सांसद हैं हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक ने इस्तीफा दे दिया है। अब पिछले कुछ दिनों हमने देखा था कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी और ऐसे में बता दें कि स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। सुदीप जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, रमेश पोखरियाल निशंक ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कुछ समय पहले भी हमने देखा है कि उनकी तबीयत खराब हुई थी और तबीयत खराब होने का हवाला देकर ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब सवाल यह है कि उनकी जगह किसे दी जाएगी मोदी मंत्रिमंडल में? जी देखिए, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा नाम है। वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सांसद हैं लोकसभा हरिद्वार सीट से, और केंद्र में एचआरडी जैसे बड़े मंत्रालय में बीते 7 वर्षों से हैं करीब करीब। नरेंद्र मोदी सरकार प्रथम और द्वितीय दोनों में वो थे। जहां तक दूसरे दो नामों की बात करें तो दूसरे दो नामों में तीरथ सिंह रावत, जो कि अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री पद से हटे हैं और सांसद हैं पौड़ी लोकसभा सीट से। इसके अलावा नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट का भी नाम सबसे आगे चल रहा है इन दोनों का। अभी कुछ देर पहले ऐसे भी संकेत मिले हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी, यानी TSR-1 को भी मोदी मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। बहरहाल कैबिनेट एक्सपेंशन से ही स्पष्ट होगा कि वास्तव में मौका किसको मिला, लेकिन ये तीनों नाम प्रमुखता से आगे हैं, जिसमें तीरथ सिंह रावत और अजय भट्ट नाम सबसे आगे है। बिल्कुल सुदीप, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी है। शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक और अभी कोरोना के समय हमने देखा कि शिक्षा बहुत प्रभावित हुई है और ऐसे में अगर ये जिम्मेदारी किसी भी मंत्री को दी जाएगी तो उनके लिए एक चुनौती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे चुनौती है, क्योंकि जब जब परीक्षा कराने की तैयारी चलती है उस बीच ही कोविड का प्रभाव बढ़ जाता है, परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ती हैं। फिर सुदीप, उनको लेकर भी बच्चों में भी असमंजस की स्थिति है। हालांकि राज्य सरकार ने व्यवस्था की है कि यदि कोई बच्चा चाहे तो दोबारा जब स्थिति ठीक होगी तो शिक्षा दे भी सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यही मैं सवाल लगातार जो बना हुआ है वही करना चाहूंगी कि एक ऐसे समय में नए मंत्री को जिम्मेदारी दी जाएगी जब पूरा विश्व परेशान है एक महामारी से, और ऐसे समय में ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी चुनौती है और साथ ही चुनाव भी है सामने 2022 में। देखिए, दोनों बातें अपनी अपनी जगह हैं। केंद्रीय कैबिनेट में एचआरडी मिनिस्टर जो बनेगा उसके पास पीछे अफसरों की एक टीम होगी, सरकार के दिशा निर्देश होंगे, प्रधानमंत्री के डायरेक्शंस होंगे, सीनियर मिनिस्टर्स के डायरेक्शंस होंगे और वो देश भर के कुलपतियों, कुलाधिपतियों, प्रिंसिपल से ICSE, CBSE बोर्ड, इन सबसे डिस्कस करके फॉर्मुलेशन बनता है। जहां तक 2022 की बात आपने कही, ये बड़ी वाजिब है। दरअसल उत्तराखंड में पहली बार ऐसा होगा कि बीते 5 वर्षों में तीसरा मुख्यमंत्री मिला। तो एक आकलन ऐसा लगाया भी, एक आकलन है या परिस्थिति बस ऐसा हो रहा है कि यदि 3 मुख्यमंत्री आए तो सरकार इस बार कैबिनेट एक्सपेंशन में 2 लोगों को मंत्री भी बनाने जा रही है। ये एक प्रकार की प्रतिपूर्ति हो सकती है, एक संदेश देने की कोशिश भी हो सकती है कि उसने गढ़वाल कुमाऊं दोनों जगह से बैलेंस किया और दोनों को केंद्र में स्थान देकर एक सम्मान किया, क्योंकि चुनाव है 2022 में, करीब 6 माह बाद उत्तराखंड में चुनाव की तैयारी है, तो लिहाजा ये चुनाव के लिहाज से भी फैसला महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सुदीप, और ऐसे में अभी फिलहाल उत्तराखंड में जिस तरीके से बैक टू बैक 3 मुख्यमंत्री देखे हैं उत्तराखंड की जनता ने, तो एक तरह से उत्तराखंड की जनता को समझना भी जो नए मंत्री तैनात होंगे उनके लिए एक तरह से चैलेंजिंग कहा जा सकता है। देखिए, दोनों ही मंझे हुए नेता हैं। अजय भट्ट अपोजिशन में जब भाजपा थी तो लीडर अपोजिशन थे, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद हैं।
इसी तरह पौड़ी लोकसभा सीट से जो सांसद है तीरथ सिंह रावत, इनका भी एक बड़ा अनुभव है। एमएलसी रहे हैं, अभी सांसद हैं और पार्टी संगठन का अच्छा अनुभव है। कार्यकर्ताओं में पकड़ है इनकी। पौड़ी लोकसभा सीट से जो जीत थी, बड़ी जीत थी, बड़े मार्जिन से इन्होंने कांग्रेस के प्रतिद्वंदी मनीष खंडूड़ी को हराया था। तो कार्यकर्ताओं के स्तर पर तो इनको बहुत समस्या नहीं पेश आनी। हाँ, मंत्रालय को समझते हुए काम करने में शुरुआत में थोड़ा समय भी लगता है, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र की वर्किंग में थोड़ा फर्क है, वहां के नियमों में भी थोड़ा सा फर्क है। और जो केंद्र में पॉलिसीज बनती हैं वो पूरे देश के लिए बनती हैं। राज्य में आप जो पॉलिसी बनाते हैं राज्य के लिए बनाते हैं, तो दोनों की थोड़ी सी समझ में भी फर्क है, तो थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन दोनों अनुभवी नेता हैं। इन तीनों ही नेता में से क्या लगता है सुदीप, कौन से फैक्टर को देखकर चूज किया जाएगा एज अ मंत्री मोदी मंत्रिमंडल के लिए? देखिए, गढ़वाल कुमाऊं दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि गढ़वाल से पहले तीरथ सिंह रावत हटे और फिर कुमाऊं से मुख्यमंत्री बने, और कुमाऊं को लेकर थोड़ी एक नाराजगी भी थी त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में। अजय भट्ट सीनियर लीडर हैं, निशंक जी ने इस्तीफा दिया है, तो माना जा रहा है उनके इस्तीफे से अजय भट्ट के लिए सीट बनी है। लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनका भी नाम चर्चाओं में है। हो सकता है उनको एमओएस मिल जाए, क्योंकि वो एक्स सीएम है, उनकी अनदेखी भी नहीं की जा सकती। और ठाकुर ब्राह्मण का बैलेंस भी हुआ है, क्योंकि अजय भट्ट ब्राह्मण है और तीरथ सिंह रावत ठाकुर हैं और गढ़वाल से आते हैं, तो ये भी एक बैलेंस किया भारतीय जनता पार्टी ने। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे जुड़ गए हैं। ब्रजेश श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, रमेश पोखरियाल निशंक ने अब इस्तीफा दे दिया है। हालांकि हम लोग देख रहे थे ये कि काफी लंबे समय से उनकी तबियत खराब चल रही थी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर उनकी जगह किसे जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कई मंत्रालय ऐसे हैं जो रिशिड्यूल होने हैं। अब एचआरडी मंत्रालय उसमें नाम जुड़ गया। अभी नया मंत्रालय सहकारिता बनाया है। कल ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता का ऐलान किया है। शिक्षा का महकमा एक बड़ा महकमा है। सबसे अहम बात यह है कि अभी ओवरऑल निशंक अपने स्वास्थ्य कारणों से उस पर बहुत कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब उनका इस्तीफा हो गया है, तो अब उनके पास एक बड़ा पद खाली हुआ है। तो अब जो नए मंत्री आ रहे हैं उनसे उसे फुलफिल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो नए चेहरे हैं, नए चेहरों में कई अनुभवी चेहरे भी हैं, कुछ पूर्व मुख्यमंत्री भी इसमें जो है आ रहे हैं। तो ऐसे में उन तमाम लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड से अजय भट्ट का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। अजय भट्ट का नाम इससे पहले कई बार जो है मुख्यमंत्री के रेस में आगे चला, लेकिन उसके बाद भी उनका पट गया। और उसके बाद जब वो सांसद बने थे तब ये कहा जा रहा था कि शायद मंत्री बन जाएंगे, तब भी वो मंत्री नहीं बने थे। इस बार एक उनको लग रहा है, इस बार मैसेज ऐसा कन्वे हुआ है कि संभवतः वो मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। लेकिन तीरथ सिंह रावत को लेकर भी संशय बरकरार है। यूं तो 4 बजे तीरथ सिंह रावत के पहुंचने की संभावना है। अगर तीरथ यहां पर पहुंचते हैं तो ये बात बिल्कुल तय है कि उनको मैसेज कन्वे किया गया है। अभी तक उनके सोर्स यही बता रहे हैं कि उन्हें फाइनल कोई कॉल नहीं आई है। ये कहा गया आप दिल्ली में रहिए। तो अब दिल्ली में रहने का क्या मतलब हो सकता है? उत्तर प्रदेश से सत्यदेव पचौरी के पास भी कुछ इंडिकेशंस हैं, लेकिन अब उनकी संभावनाएं कम लग रही, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी का नाम लगभग फाइनल हो गया है। ऐसे में ब्राह्मण चेहरे में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण चेहरे में दो में से एक ही रहेगा, या तो अजय मिश्रा टेनी या सत्यदेव पचौरी। तो अजय मिश्रा टेनी को लेकर के नाम लगभग फाइनल होता दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो समीकरणों के लिहाज से, जाति और सामाजिक समीकरणों को फिट करने के लिहाज से यहाँ पर जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है अजय मिश्रा टेनी क्योंकि पहली बार मंत्री बनेंगे, और सबसे अहम बात यह कि कुछ नए चेहरों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे चेहरे जो बने रही है हमारे साथ गरिमा सिंह भी जुड़ गई है पीएम आवास से। गरिमा सिंह, अब मेगा विस्तार का काउंटडाउन क्योंकि शुरू हो चुका है, फिलहाल क्या कुछ हलचल है पीएम आवास के बाहर? गरिमा, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो गरिमा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ लगातार ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर। ब्रजेश श्रीवास्तव, काउंटडाउन क्योंकि शुरू हो गया है, पीएम आवास के बाहर हलचल बहुत ज्यादा तेज है, तमाम मंत्रियों का आना जाना शुरू हो गया है। एक तरह से सबकी निगाहें आज टेलीविजन स्क्रीन पर ही अटकी हैं कि ऐसी वो कौन सी दमदार टीम बनेगी जो चुनाव में एक तरह से जीत के लिए भी बहुत ज्यादा काम आएगी।
देखिए, हर किसी की निगाहें 7 लोक कल्याण मार्ग पर टिकी हैं कि आखिर कौन अंदर जा रहा है, कौन वहां से बाहर आ रहा है। क्योंकि एक बात तय मानिए कि जो 7 लोक कल्याण मार्ग के अंदर जा रहा है उसका नाम मंत्रिमंडल में बिल्कुल तय है, और यही वजह है कि हर कोई टकटकी लगाकर उसे देख रहा है। दूसरे जिन लोगों के पास अभी तक कोई कॉल नहीं आई है वो इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि शायद कोई कॉल आए। उनके हाथ में मोबाइल फोन इस वक्त मौजूद है और उन्हें लगता कि बस अब कॉल आने वाली है। तो एक बेहद ही दिलचस्प नजारा है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मंत्रिमंडल का गठन होगा वो किस तरीके से होगा। ये कहा जा रहा है कि आधा दर्जन मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। 4 मंत्रियों ने इस्तीफा अभी तक दे दिया है। अभी 2-3 नाम और कुछ घंटों में सामने आ सकते हैं जो अभी इस्तीफा देंगे। उसके साथ नया मंत्रिमंडल जो है एक तरह से पूरी तरह से नया जो मंत्रिमंडल होगा वो शपथ लेगा यहाँ पर सामने आएगा। तो ये बेहद देखना दिलचस्प होगा। वो नाम कौन से होंगे, वो भाग्यशाली कौन होंगे, किसकी लॉटरी लगेगी और किसकी लुटिया डूबेगी, ये शाम 6 बजे तय हो जाएगा। लेकिन अभी बहुत सारे नाम आपको चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे जिनके कुछ देर में इस्तीफे हो सकते हैं। उनको मैसेज किए जा रहे हैं। तमाम जो थिंक टैंक है वो बैठा हुआ है। जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री के पास लगातार मौजूद हैं। बीएल संतोष इस वक्त जो है प्रधानमंत्री ठीक है ब्रजेश, मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगी। एक ताजा ब्रेकिंग हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। एक ताजा ब्रेकिंग, जिस तरीके से कहा जा रहा है लगभग 5 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस्तीफा दे दिया है, जिसमें कि रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल हैं। उन्होंने तबियत खराब होने का हवाला दिया है। ब्रजेश श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, एक बड़ी बात तो ये है कि अगर कुछ मंत्रियों को मौका मिलेगा तो कुछ आउट होंगे, तो ऐसे में किनके नाम आउट होने में आ रहे हैं सामने, क्या कोई आइडिया है? देखिए, ये अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पैमाने 2 हैं। एक पैमाना परफॉर्मेंस का आधार है। देखिए, संतोष गंगवार के बारे में अगर कहा जाए, संतोष गंगवार अपने संसदीय क्षेत्र के लिए जमीनी तौर पर नेता है, जमीनी पकड़ वाले नेता है। लेकिन अगर उनका एक वोट के आधार पर देखा जाए तो एक बड़ा उनका आधार नहीं है, वो मास लीडर नहीं है। यही वजह है कि उनको पिछले मंत्रिमंडल में भी जगह दी गई थी, इस बार भी दी गई थी, और अब उनके अनुभव के आधार पर उनसे कहा गया कि अब आप संगठन की तरफ जाइए और आप सरकार से छोड़िए ताकि कुछ नए चेहरों को लिया जा सके। इसी तरह अगर रमेश पोखरियाल निशंक के लिए बात की जाए, रमेश पोखरियाल निशंक को मौका दिया गया था इस बार, एचआरडी जैसा भारी भरकम मंत्रालय दिया गया था, लेकिन जिस लेवल पर परफॉर्मेंस होना चाहिए निशंक का परफॉर्मेंस उस लेवल पर नहीं रहा। वो अलग बात है कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन हकीकत यही है कि उन तमाम मंत्रियों को जिन्हें या तो संगठन ने भेज दिया या फिर उन्हें कहा कि आप मंत्री पद से अलग हो जाइए, आगे आपकी जिम्मेदारियां हम देंगे। थावरचंद गहलोत को सीधे राज्यपाल बना दिया गया। बाकी अभी इन 4 लोगों का क्या होगा अभी ये तय नहीं है। इन्हें संगठन में जगह दी जाएगी, इन्हें कहीं गवर्नर बनाया जाएगा या क्या किया जाएगा, ये आगे तय होगा। लेकिन फिलहाल इंडिकेशन साफ है कि जो परफॉर्म नहीं करेगा, जो जातीय और सामाजिक समीकरणों को साधने की कुव्वत नहीं रखेगा, वो मंत्रिमंडल में नहीं होगा। क्योंकि इस बार का जो मंत्रिमंडल होगा वो अपने आप में न सिर्फ इन 5 राज्यों के लिए चुनावी समीकरणों को सेट करने वाला होगा, बल्कि इसके साथ अगले 3 साल के लिए सरकार के विजन का मार्क भी होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, यहाँ टेक्नोक्रेट्स भी होंगे, यहाँ पॉलिटिशियंस भी होंगे, यहाँ यूथ भी होगा। यानी यह पूरा कॉम्बो आपको इस मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। अलग अलग सेगमेंट से अलग अलग लोग इस मंत्रिमंडल में सामने आएंगे। तो ये बेहद अहम है। इस बार चुनौती है सरकार के सामने कि विपक्षी सवाल ना उठाए उनके कामकाज को लेकर, इसलिए बहुत जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना, इसलिए जुट गए हैं इसमें प्रधानमंत्री। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के सवाल उठाने से ज्यादा यह है कि जनता सवाल ना करे या जनता को सही समय पे माकूल जवाब दे सके। उन्हें ऐसे नेतृत्व चाहिए, ऐसे मंत्री चाहिए। दूसरी बात, अपने अपने राज्यों में जाकर के पार्टी के पक्ष में माहौल बना सके, उन्हें ऐसे चाहिए चेहरे। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो मंत्री पद मिलने के बाद वो पूरे रिलैक्स मोड पे चले गए। ना तो उन्होंने जो है पार्टी के लिए ख्याल किया, ना संगठन की तरफ उन्होंने तवज्जो दिया। उन्हें मंत्री पद मिला, वो उसका उपभोग कर रहे हैं और बाकी उन्हें पार्टी से कोई सरोकार नहीं। तो ऐसे लोगों की छुट्टी तय है। अभी कुछ और नाम, चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। तो ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। हम पहले से कह रहे थे, न्यूज वन इंडिया लगातार ये बता रहा था कि कई मंत्रियों के पोर्टफोलियो बदले जाएंगे, कई मंत्रियों को जो छुट्टी की जाएगी और कई नए चेहरों को जगह दी जाएगी। तो आखिरकार अब वो सारी चीजें सच हो रही हैं। 5 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। अभी
कुछ और मंत्रियों के इस्तीफे कुछ घंटों के अंदर हो सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ब्रजेश। इसके अलावा बात अगर प्रमोशन की करें तो एक तरफ जहां डिमोशन है तो वहीं प्रमोशन भी है। इस प्रमोशन की रेस में आपको कौन नजर आ रहा है? देखिए, अनुराग ठाकुर का नाम प्रमुख है। अनुराग ठाकुर को प्रमोशन दिया जा सकता है। जो है सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ अलग अलग मंत्रियों के विभागों में जो है बदलाव किया जा सकता है। जो कुछ स्टेट मिनिस्टर्स थे उनको जो है कैबिनेट पर लेकर के जो है आप दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे मंत्रालय ऐसे भी हैं, प्रमोशन तो होंगे लेकिन कई मंत्रियों के डिमोशन भी होंगे। लगभग आधा दर्जन मंत्री ऐसे हैं जिनके मंत्रालयों में कटौती होगी। एक एक मंत्री कई कई मंत्रालय लेकर के बैठा है और ऐसे में जो परफॉर्मेंस अलग अलग मंत्रालयों में होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। यही वजह है कि उन मंत्रालयों में कटौती भी होगी। ऐसे में जो स्टेट मिनिस्टर होंगे उनके उसमें प्रमोशन करके उनको कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय दे करके उनके अनुभव का फायदा उठाया जाएगा। ये बाकायदा इसको लेकर के पूरा वर्क किया गया है कि कौन परफॉर्मेंस किसकी किस तरीके से है। ठीक है, आप विश्लेषण कर रहे हैं ब्रजेश। आपको रोकना चाहूंगी मैं क्योंकि हमारे साथ हमारी सहयोगी भी है गरिमा सिंह, पीएम आवास से जुड़ गई है। गरिमा, फिलहाल क्या स्थिति है, क्या हलचल है इस वक्त वहां पर पीएम आवास के बाहर? तो गरिमा से संपर्क क्योंकि नहीं हो पा रहा है और लगातार हम बातचीत कर रहे हैं मोदी मंत्रिमंडल को लेकर जिसका काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। लगभग 5 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और एक भारी संख्या में आज तमाम मंत्री शपथ भी लेंगे। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर हमारे। ब्रजेश, आज लगभग कितने मंत्री शपथ ले सकते हैं और इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, राष्ट्रपति भवन में शाम 6 बजे शपथ ग्रहण होगा। अभी तक इसको लेकर के जानकारी सिर्फ इतनी ही है। अब ये मंत्रिमंडल कितना होगा अभी ये तय कर पाना मुश्किल है, क्योंकि देखिए अगर इन 5 मंत्रियों को जोड़ लिया जाए तो 28, 5, 33 मंत्री शपथ ले सकते हैं इस वक्त जो है। अब ये कहा जा रहा है कि अभी ये संख्या 46 तक जा सकती है, यानी कि संभावना तो ये भी जताई जा रही है कि 11 और पुराने चेहरों को रिप्लेस किया जा सकता है, यानी मंत्री पद से उनकी छुट्टी हो सकती है। वो कौन मंत्री होंगे देखने वाली बात होगी, लेकिन हमारी जानकारी ये है कि 3 से 4 मंत्री अभी इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में अगर वो देते हैं तो सब मिला करके जो भी मंत्री बनते, कम से कम इस बार जो नए मंत्रियों की तादाद अगर देखा जाए तो लगभग 22 से 25 हो सकती है, जबकि मैक्सिमम पुराने मंत्रिमंडल के हटाने मतलब मैक्सिमम 81 से ऊपर मंत्रिमंडल नहीं हो सकता। ऐसे में 81 तादाद के लिए 28, 5, 33 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं इस वक्त, क्योंकि 5 खाली हुए हैं। तो ओवरऑल अब कितने मंत्री होते हैं? 22 से 26 मंत्री फिलहाल बनाए जाने की संभावना है वर्तमान में, अगर कोई और मंत्री इस्तीफा नहीं देता है तो। लेकिन अगर कुछ और इस्तीफे होते हैं तो कुछ और चेहरों को भी एकोमोडेट किया जाएगा उसमें, ये बात तय है। ऐसे में ये संख्या 35 तक जा सकती है। अब वो संख्या, वो कौन कौन चेहरे होंगे ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ब्रजेश। ठीक है, आप बने रहिए। कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गई हैं गरिमा सिंह। गरिमा, फिलहाल क्या कुछ हलचल है पीएम आवास के बाहर, एक बार दर्शकों को दिखाएं और ये भी बताएं कि फिलहाल कितने मंत्रियों का आना जाना जारी है? यहाँ पर जिस समय सुबह से हम पहुंचे तब से लगातार दर्शकों तक अपनी पहुंचाई है। कौन कौन लोग यहाँ पहुंचे थे जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर चर्चा की, जिनके नामों पर अब मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर कोई संदेह। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रही हूँ। सबसे पहले नारायण राणे निकले, उसके बाद नितिन गडकरी निकले, उसके बाद पशुपति पारस बिहार से आते हैं, यहाँ निकले, मीनाक्षी लेखी, अनुराग ठाकुर, प्रिया पटेल, अरुण जी। इस दरवाजे का बंद होना, वो कल्याण का बंद होना, इसको किस आशय से हम देखते हैं और कैसे दर्शकों को बताएं? दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो सुबह से कवायद चल रही थी, बहुत दिनों से कैबिनेट के विस्तार को लेकर बातें चल रही थी, अब उस पर विराम लग गया है और अब ये तय हो गया है कि कौन मंत्री बनेगा और कौन इस्तीफा देगा, ये स्पष्ट हो चुका है। मैं आपको नाम बता दूं, जिस तरीके से गरिमा ने बताया, हमारे सहयोगी ने, कि जिस तरीके से काफिला, जो सबसे पहली गाड़ी निकली वो यहाँ से नारायण राणे की निकली। नारायण राणे के पीछे नितिन गडकरी, पशुपति पारस और आरसीपी सिंह, ये 4 गाड़ियां एक साथ निकली। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उसके बाद
जो गाड़ियां निकली उसमें राजनाथ सिंह की गाड़ी थी, जेपी हाँ। नड्डा की हाँ। गाड़ी थी, उसके बाद अमित शाह की गाड़ी। मैं क्रम बता रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे लोग निकले। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उसके बाद आप देखिए मनसुख मंडाविया जो कि गुजरात से आते हैं, उनकी गाड़ी निकली। उसके बाद मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल, हाँ। इन लोगों की गाड़ियां निकली। और मैं आपको बता दूं जो कैबिनेट मिनिस्टर थे जिनका अपग्रेडेशन किया जाना है, वो भी कहे जा रहे हैं कि 6 लोग ऐसे थे जो इसमें शामिल हुए थे, जो मोदी की चाय पे जिनको आमंत्रित किया गया था। उनका नाम आर.के. सिंह, किरण रिजिजू, पुरुषोत्तम रूपाला। बिल्कुल, ये तमाम नाम हैं जो बैक टू बैक सामने आ रहे हैं और फिर लगातार आना जाना जारी है तमाम मंत्री नेताओं का। लेकिन ये देखने वाली बात होगी 6 बजे कि आखिर किसके नाम फाइनल होते हैं और कौन मोदी मंत्रिमंडल में नजर आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।